इतना बोल के वो महिला रुक गई और वो रोने लगी। मैंने आगे प्रश्न नहीं किया कि ऐसे गांव है जहाँ पे कि प्रेग्नेंट जो औरतें हैं वो रोड तक पहुंचने तक उनके बच्चे की या उनकी डेथ हो जाती है। अभी भी पीरियड्स के टाइम पर कई महिलाओं को जो उनका गौशाला है उसमें रखा जाता है। पहाड़ का जीवन है। इस पूरी यात्रा के दौरान आपने कैसे इसको देखा? कि एक लड़का था, चला गया उस मलबे के साथ। क्या आपने अस्कोट आराकोट के अलावा कोई अन्य ऐसी यात्राएं की हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कोई अलग चीज नहीं होती है। क्या डेवलपमेंट असल में दिख रहा था उस जर्नी में? कि 1984 की यात्रा में पांगू यहाँ पे जोड़ा गया कि इन समाज की औरतें कितनी आगे। औरत यहाँ एग्रीकल्चर का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, फिर उसके बाद गाय बछड़ों का काम भी वही कर रही है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल जिसका अपने में एक खूबसूरत इतिहास रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंकिता ओझा, जेएनयू से स्कॉलरशिप जिनकी चल रही है। हाल ही में 2024 में हुई अस्कोट आराकोट यात्रा में अस्कोट से आराकोट तक इस यात्रा को पूरा किया और उन्होंने पहाड़ के इस जीवन को भली भांति समझा, क्योंकि बोलने में और जब हम लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वो जानने में एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो आइए हम अंकिता जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने पहाड़ के इस रूप को कैसे देखा इस पूरी यात्रा में। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू के स्कॉलर अंकिता जी। इस बार साल 2024 में अस्कोट आराकोट यात्रा हुई थी जिसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो वे भी उसमें शामिल थी। तो आइए हम अंकिता जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने पहाड़ के जीवन को कैसे जाना इस पूरी यात्रा में। अंकिता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी, आपने पहली बात की कि जो पहाड़ का जीवन है, ब्यूटीज एंड बीस्ट लाइव हियर, तो आपने कैसे यहाँ के जो पहाड़ का जीवन है इस पूरी यात्रा के दौरान आपने कैसे इसको देखा? मैं खुद भी एक पहाड़ी हूँ, वैसे मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ, तो मैंने ये जीवन पहले भी देखा है, बट यात्रा ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं और क्लोजली जाके देख सकूं, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत दुर्गम और दुरुस्त जगह है जहाँ 15 से 20 किलोमीटर तक रोड नहीं पहुंची है। अभी मैंने कनार के बारे में आपको बताया, तो मेरा जाने का ये मोटिव था, मेरे साथ जो बाकी भी रिसर्च स्कॉलर्स थे, कि हम रेदर देन आर्म चेयर रिसर्च स्कॉलर अपनी जगह पर बैठ के हम खुद जाके देखें कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, उनको समझें। और इन परिस्थितियों मेरा मतलब है कि विकास, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या है, वहाँ के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन कैसा है, एग्रीकल्चर कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो एक टोटलिटी में अपने समाज को समझने की एक कोशिश थी, एक मुहिम थी। जी, जैसा कि आपने बताया आप मूलतः पिथौरागढ़ की रहने वाली है, तो जो यात्रा शुरू हुई थी वो अस्कोट पिथौरागढ़ से ही शुरू हुई है। तो इसकी जो बेसिक जो जर्नी हुई पांगू से आपने बोला, तो पांगू में आपने क्या देखा जो ऊपर चलते चलते क्या डेवलपमेंट असल में दिख रहा था उस जर्नी में? ठीक है, तो सबसे पहले आपने जैसे पांगू का जिक्र किया, जो पहली यात्रा थी वो एक्चुअली अस्कोट से शुरू हुई थी, लेकिन 1984 की यात्रा में पांगू यहाँ पे जोड़ा गया। पांगू जो है वो हमारे वहाँ के जो ट्राइबल समाज की एक जगह है। वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, और उन्होंने मुझे ये बात बताई कि यहाँ पे भाई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कोई अलग चीज़ नहीं होती है। और वहाँ पे देखने के लिए मिला कि कंपैरेटिव टू बाकी जो जगह है उत्तराखंड की, उनमें बहुत ज़्यादा जेंडर पैरिटी है। जैसे मैं बाकी जगह भी गई, मैं कोशा गई, उसके बाद हम लोग नीचे धारचूला गए, तो हम रंग शौका समाज की महिलाओं से मिले, तो हमें लगा कि हाँ भाई, जो ट्राइब का कंस्ट्रक्शन है कि महिलाएं पिछड़ी हैं हर जगह या फिर ट्राइबल पीछे होते हैं, ये पूरा कंस्ट्रक्शन वो तोड़ता है और ये दिखाता है कि इन समाज की औरतें कितनी आगे हैं, ये कैसे पुराने समय से तिब्बतियन ट्रेड से लेके अभी तक अपने समाज में इन्वेस्टेड है, आगे आके बोलने की काबिलियत रखती हैं और बहुत प्रोग्रेसिव है। लेकिन धीरे धीरे जो हम अलग अलग भागों में गए, हमें ये भी देखने के लिए मिला कि अभी भी पीरियड्स के टाइम पर कई महिलाओं को जो उनका गौशाला है उसमें रखा जाता है 4-5 दिन तक। तो कई जगह, मतलब मुझे कहते हुए रोना आ रहा है, आप समझ रहे होंगे कि कई जगह महिलाओं की ऐसी परिस्थिति है कि आपको गाय की तरह बांध दिया जाता है अपनी गौशालाओं में, जबकि आपको पीरियड होता है। आप एक महिला, आप समझ सकती है कि कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। तो ये सारी बातें जब हम ऊपर को जाते गए, हमें हर जगह महिलाएं नजर आई। कि आप सबको पता है, जैसे मैं भी जिक्र भी किया, कि हमारी मनी ऑर्डर इकोनॉमी रही है, पुरुष बाहर चले जाते थे काम करने, तो औरत यहाँ एग्रीकल्चर का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, फिर उसके बाद गाय बछड़ों का काम भी वही कर रही है। आग की जो गाय बछड़ों के लिए फिर सुबह खाना बनाना है, आग की गठरी लेके वो आ रही है। तो अभी भी इतना कॉम्प्लेक्स जीवन है, तो ये हमें समझ में मजबूर करता है कि जो हमारा विकास हुआ है, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसमें हमने इन महिलाओं के प्रश्नों को समझने की कोशिश की। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है, बट कुछ लोगों के प्रश्न क्या हम उठाना भूल गए या हमें और तेजी से उठाने की जरूरत है। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा प्रश्न है।
जी, आपने जो सही कहा ये कि जो 25 साल उत्तराखंड है, फिर भी हम उसमें नहीं पहुंच पाए, जो कि जिसके लिए मतलब ये लड़ा गया था, ये आंदोलन पूरा उत्तराखंड हमें वैसे नहीं मिल पाया जैसे चीज। आपने अपने पूरे आख्यान में एक बात कही कि इधर नेपाल से सड़क बन रही है और उत्तराखंड से भी सड़क बन रही है, और बीच में जो काली नदी है जो सीमा निर्धारण करती है नेपाल और उत्तराखंड की, तो उसमें सिल्ट जमा हो रहा है, तो उस पर आप कुछ कही है। ये हमारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि जो हमारा सिल्ट है, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं रोड्स का, जो प्लेन की जब रोडें बनती हैं तो आपकी सपाट जमीन है, आपने एक ट्रक लिया, आपने उसके अंदर सिल्ट डाला और आपने कहीं और डंप कर दिया। अब हमारे पहाड़ों की समस्या क्या है कि पहाड़ ऐसे होते हैं, पहाड़ धीरे धीरे हमारे पहाड़ जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स भी आते हैं, जियोलॉजिकली बहुत वीक है, तो आपकी ये जो मग है ये जाके रिवर बेड पे गिर जाती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हमारी मग है वो हमें डंपिंग जोन में डालनी चाहिए, बट कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ये डंपिंग जोन में नहीं डाली गई। अब आप समझिए, जो नीचे हमारी नदी गॉर्ज में बहती थी, अगर मैं बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर उसमें डाल दूंगी, उसका लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। अब कई जगह आपके वहां पहाड़े से सीधे हैं, लोग घर कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर। अब अगर नदी का लेवल बढ़ गया और कभी फ्लड की परिस्थिति होती है, तो ये सारे के सारे जो घर हैं इनको अपने साथ लेते हुए जाएगा, और कितने लोगों का जीवन इन घरों पर निर्भर था। तो ये परिस्थितियां बहुत सारी जगह उत्पन्न हो रही हैं, अलग अलग टाइप की रोड कंस्ट्रक्शन है, और कोई भी एंटी डेवलपमेंट नहीं होता, कोई ये नहीं बोलता पहाड़ों में रोड नहीं चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे गांव हैं जहाँ पे कि प्रेग्नेंट जो औरतें हैं वो रोड तक पहुंचने तक उनके बच्चे की या उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा कौन बोलेगा हमें रोड नहीं चाहिए? बट हमें ऐसी रोड चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो ऐसा ना हो कि वो पत्थर ही हम पे गिर जाए। ठीक है, तो हमें कितनी बड़ी चौड़ी रोड चाहिए, उसका सिल्ट मग कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, और आने वाले समय पे आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद क्या वो रोड, जब भी डिजास्टर तो आने, आपको ही पता है, मुझे पता है, वो यहाँ की जियोलॉजी है, लेकिन हम उसको क्या मैग्नीफाई कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कैसी हमारी समझ है? तो ये जो समझ है ये हमें थोड़ा सा कम दिखी अपने पूरे रास्ते के दौरान। जो 13 की आपदा थी उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं, जो बच्चे थे, बहुत उन्होंने सफर किया। आदमी तो गए, लेकिन क्या हुआ कि महिलाओं पर असर पड़ा है और उनके बच्चों पर। तो आपने देखा कि अब ये महिलाओं की स्थिति उसमें सुधर रही है, उसमें कुछ मनी ऑर्डर इकोनॉमी, मतलब कि मर्दों ने बाहर जाके जॉब किया और यहाँ पैसा भेजा, मनी ऑर्डर। लेकिन जो हमारी यात्रा वाली जो इकोनॉमी है उसमें आप मोस्टली देखेंगे कि कौन काम कर रहा है। एक पंडित है, वो कौन है केदारनाथ में? वो एक आदमी है। एक दुकान जो खोल रहा है वो कौन है? मोस्टली आदमी है। एक पॉटर जो है वो कौन है? आदमी। मोस्टली लोग उत्तराखंड के जिनकी वहां पे दुकानें हैं। तो करेक्ट जो मैं थोड़ा ये करना चाहूंगी कि वहां पे जो मोस्टली लोग सफर हुए ना उत्तराखंड से जो थे वो आदमी थे। तो ये कहना थोड़ा गलत होगा कि जो विमेन थी वो फर्स्ट हैंड विक्टिम थी। लेकिन जब काफी सारे आदमियों की डेथ हुई तो बहुत सारी विलेजेस डिक्लेयर हो गई विडो विलेजेस। जी, मैं वही आना चाह रही हूँ। Exactly. तो अब वहाँ पे जो कमाई है वो कौन कर रहा था? कमाई तो यहाँ से भेजी जा रही थी। बहुत सारे मर्दों की डेथ हो गई। अब वो बेचारी महिलाएं तो सिर्फ अपने एग्रीकल्चर लैंड से कमा रही थी, तो उनकी जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन आप सीधे देखेंगे तो वो तो विक्टिम नहीं थी ना उस डिजास्टर की, लेकिन इनडायरेक्टली विक्टिमहुड पूरा उन पे भी आ गया। तो इसलिए हमें समझना होगा कि भाई किसी तरीके की इंश्योरेंस स्कीम जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में है, रोज सामान उठा के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो पूरा आपको गौरीकुंड वाला रूट पता है कि डिजास्टर आते रहते हैं। तो मैं ये बात करना चाह रही थी, क्या हमने उनके लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम के बारे में सोचा? क्या हम सोच रहे हैं? तो ये बड़े बड़े डायनामिक्स है। तो आपने देखा क्या उससे वो बाहर निकल पाई, अगर जब आपने बातचीत करी होगी उन लोगों से? जब भी कोई डिजास्टर आता है तो वो जो ट्रॉमा है, लोग थोड़े दिन कैमरा लेके आते हैं, लेकिन जब आप सालों जाएंगे ना तो आपके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान चले गया है। जैसे मैं एक फैमिली से मिली थी, उनका इकलौता बेटा था 18 साल का। वो सोनप्रयाग में सिर्फ 2 महीने के लिए गया था, उसकी 12th के एग्जाम खत्म हुए थे कि वो एक बाइक खरीद सके यात्रा इकोनॉमी के पैसे से। इतना बोल के वो महिला रुक गई और वो रोने लगी। मैंने आगे प्रश्न नहीं किया, आपको सेल्फ एविडेंट है कि एक लड़का था, चला गया उस मलबे के साथ। ठीक है, तो इतनी फ्रेजाइल यात्रा इकोनॉमी है। तो अब फ्रेजिलिटी के साथ हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स अब देखो, एक मटीरियलिटी ऑफ लाइफ होती है ना, रियलिटी आपको हिट करती है। कल के दिन उस औरत को पता है जेब में 10 रुपया नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती है, तो उसको काम करना है। लेकिन सदमे में है, ट्रॉमा में है, अभी भी है, लेकिन बाहर तो आना पड़ेगा ना आपको। आप काम कौन देगा, पैसा कौन देगा, रोजमर्रा की जिंदगी कौन आपकी पूरी करेगा? तो ये सारी परिस्थितियां देखने के लिए मिली है।
क्या आपने अस्कोट आराकोट के अलावा कोई अन्य ऐसी यात्राएं की हैं? मैंने जैसा आपको बताया कि मैं खुद पहाड़ी हूँ, तो रोज आप ये सारी चीजें देखते हैं। मैंने 12th तक अपनी पढ़ाई पिथौरागढ़ से की है, तो बहुत सारी परिस्थितियां इसमें देखी हैं। आपने जैसे अस्कोट आराकोट जैसी यात्राओं में कहीं आप शरीक हुए हैं इससे पहले भी आपने? नहीं नहीं, ये मेरी पहली यात्रा थी, क्योंकि 2014 में इससे पहले हुई थी। तब मैं क्लास 10th या 11th में थी, तो ये मेरी पहली यात्रा। पहाड़ की? मैंने नीलगिरी में कई यात्राएं, आपने सुना होगा नीलगिरी तमिलनाडु में एक जगह है, वो भी पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ भी मैंने बड़े इंटरेस्ट से इसलिए की, और मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भी यात्रा की है, शिलोंग की यात्रा की है। तो एक तरीके का कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करने की कोशिश की कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट मेघालय शिलोंग की साइड देखेंगे कि औरतें बिजनेसेस चला रही हैं, उनका बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट है। कई जगह 60% औरतें मेघालय शिलोंग में बिजनेस चला रही हैं, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। सेम अगर आप नीलगिरी की तरफ जाएंगे ना, हमारा जो तमिलनाडु में पड़ता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे भी इकोलॉजी को लॉस हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है और उनकी जो रोड लॉज है वो शायद हमसे बेहतर है, क्योंकि जब भी ऊपर से रोड बन रही होती है पहले बेस तैयार होता है। तो थोड़ा अगर आप उसे क्लोजली देखेंगे तो आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ कर पाएंगे। दो, हमें समझना होगा कि ज्यादा फ्रेजाइल पहाड़ कहाँ है। आप जियोलॉजिकली पढ़ेंगे, वो पहाड़ की अलग फॉर्मेशन है, हमारी अलग है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते भाई स्विट्जरलैंड में तो आपने ट्रेन बना दी, यहाँ क्यों नहीं बना रहे हो। दोनों की परिस्थितियाँ, जियोलॉजी, ज्योग्राफी बहुत अलग है। इसलिए हमें जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जो कल्चरल स्पेशलिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, ज्योग्राफर्स हैं, जब उन सबको लेकर हम साथ में काम करेंगे ना, तो हमें उस जगह की अहमियत समझ आएगी। तो इस तरीके से सोचने और समझने की ज़रूरत है हमारे पहाड़ों को। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, अभी हमारे साथ मौजूद थी अंकिता ओझर जी, जो कि JNU यूनिवर्सिटी से स्कॉलर कर रही हैं, और ये उनका लास्ट साल है जिसमें कि वो अब उनकी जो स्कॉलर है उसका सबमिशन देंगी। तो उन्होंने 2024 में अस्कोट आराकोट यात्रा हुई थी, जो 1974 से चली आ रही। इस टाइम पे उसका 50वां जो साल था 2024 में, वो पूरा हुआ था। तो उसमें वो 3 लड़कियां बता रही हैं कि वो 3 लड़कियां उसमें साथ में गई थी और उन्होंने पूरी यात्रा को देखा था। तो शुरू जो होती है ये अस्कोट से होते हुए आराकोट, उन्होंने जो ये यात्रा की पूरी जर्नी देखी, उसमें उन्होंने बताया कि अभी भी कहीं ना कहीं महिलाओं पे दोहरी उससे ज़्यादा ही जिम्मेदारियां रखी हुई है। और जो हमारे इकोलॉजी है, पहाड़ है, उसके बारे में भी उन्होंने गहन वो बताया। यूँ तो मैं पहाड़ का जीवन जानती है, लेकिन जब उन्होंने उसको बारीकी समझा, जब वो लोगों से मिली, तो उससे कुछ अलग ही अनुभव उन्हें मिले। श्रीनगर गढ़वाल से रीजनल रिपोर्टर के लिए मैं साक्षी कंडारी, कैमरा पर्सन ऋषभ बिस के साथ। धन्यवाद।